हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, माय ज्योग्राफी सीरीज हमारी स्टार्ट हो गई है और आज हम अपर्दन चक्र को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे अपर्दन चक्र क्या होता है, यानी कि इरोजन साइकिल को अच्छे से पढ़ेंगे। गाइस देखिए, ज्योग्राफी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये अपर्दन चक्र। और देखिए यूजीसी नेट एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस बार के एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चंस। तो गाइस देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इरोजन साइकिल यानी कि अपर्दन चक्र, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गाइस देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन पर जाना है और देखिए टेलीग्राम का लिंक वहां पर दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आपको टेलीग्राम पर जाना है, ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्लास का नोटिफिकेशन सिस्टमैटिक तरीके से टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है। और गाइस देखिए, फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, दिस इज स्टडी सर्च करना है। टेलीग्राम पर भी आप दिस इज स्टडी सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो देखिए गाइस, इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा वो मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा। अभी क्लास को पढ़ेंगे। गाइस देखिए, जो इस तरह की क्लास होती है, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं अपर्दन चक्र यानी कि इरोजन साइकिल, तो देखिए इसको पढ़ना भी होता है, समझना भी होता है और याद भी रखना होता है। हमें तीनों एक्टिविटी यहां पर करना होता है, पढ़ना भी होता है और समझना भी है और क्या है, याद भी करना है। तो गाइस देखिए, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहां पर बहुत अच्छे से समझेंगे और याद भी रखेंगे। तो देखिए, जो अपर्दन चक्र है, इरोजन साइकिल यानी कि जो अपर्दन चक्र है, तो भूविज्ञान के क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किसने किया है, सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम भूविज्ञान के क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का जो अवलोकन किया है सबसे पहले किसने किया है, जेम्स हटन ने किया है। और कब किया है, 1785 में किया है। अब देखिए अपर्दन चक्र में यानी कि भूविज्ञान के क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किसने किया है, जेम्स हटन ने किया है और 1785 में किया है। उन्होंने पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। क्या किया है, जेम्स हटन ने पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना का प्रतिपादन किया है, जिसे साइकिल नेचर ऑफ द अर्थ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, यहां पर साइकिल की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, पर चलो कोई नहीं। तो देखिए, इतिहास की चक्रीय पद्धति की संकल्पना किसने की थी, पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना किसने की थी, प्रतिपादन किसने किया था, जेम्स हटन ने किया था। ठीक है, कब किया था, 1785 में किया था। याद रखिए इस डेट को, 1785 में पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना का प्रतिपादन किया था और भूविज्ञान के क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन भी किया था। किसने, जेम्स हटन ने। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है, आपको याद रखना है, जेम्स हटन ने किया है। किसने किया है, जेम्स हटन ने। अब देखिए, हम डेविस को पढ़ेंगे, डेविस का अपर्दन चक्र को पढ़ेंगे, डेविस इरोजन साइकिल को हम पढ़ेंगे। तो अपर्दन इरोजन यानी कि जो अपर्दन इरोजन है, तो अपर्दन के चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन, देखिए अपर्दन के चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, डेविस ने किया था। किसने किया था, डेविस ने किया था। और डेविस के अनुसार जो भूदृश्य का विकास का जो एक चक्र से होकर गुजरता है, डेविस के अनुसार जो भूदृश्य का जो विकास का एक चक्र है, वो क्या है, एक चक्र से गुजरता है। और इस चक्र का देखिए, इस चक्र का जो डेविस के अनुसार भूदृश्य का विकास जो एक चक्र से होकर गुजरता है, इस चक्र का एक निश्चित विकास कर्म होता है, यानी कि एक निश्चित समय में भूदृश्य का विकास होता है। ठीक है, भूदृश्य विकास चक्र का एक निश्चित समय में विकास होता है। ये किसने कहा है, डेविस ने कहा है। और इस विकास कर्म को 3 मुख्य अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, भूदृश्य के विकास को 3 मुख्य अवस्थाओं में बांटा गया है डेविस के द्वारा, जिन्हें क्या कहा जाता है, युवा अवस्था कहा जाता है। किसे, युवा अवस्था कहा जाता है। और क्या, प्रौढ़ अवस्था और क्या है, वृद्ध अवस्था कहा जाता है।
याद रखिए डेविस के अनुसार भूदृश्य का विकास 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और क्या है, वृद्धावस्था। अपर्दन चक्र को डेविस ने भौगोलिक चक्र कहा है। देखिए ज्योग्राफिकल साइकिल कहा है, क्या कहा है, ज्योग्राफिकल साइकिल कहा है। ये एल है गाइस, देखिए मिस्टेक हो गया है। तो देखिए अपर्दन चक्र को डेविस ने क्या कहा है, भौगोलिक चक्र कहा है, भौगोलिक चक्र कहा है, यानी कि ज्योग्राफिकल साइकिल कहा है। अब देखिए डेविस के अनुसार भूदृश्य संरचना प्रक्रम और अवस्था का फलन, मतलब डेविस के अनुसार भूदृश्य संरचना प्रक्रम और अवस्था का फलन है। और देखिए प्रक्रम के अंतर्गत सभी शक्तियां, जो प्रक्रम के अंतर्गत भूदृश्य संरचना प्रक्रम के अंतर्गत, याद रखिएगा भूदृश्य संरचना प्रक्रम के अंतर्गत सभी शक्तियां अंतर्जात होती हैं और बहिर्जात होती है। क्या होती हैं, सभी शक्तियां, यानी कि कुछ अंतर्जात होगी, कुछ क्या होगी, बहिर्जात होगी। जिनसे क्या होता है, जिनसे पृथ्वी के धरातलीय रूप में परिवर्तन होता है, जिनसे क्या होता है, पृथ्वी के धरातलीय रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। डेविस ने, देखिए डेविस ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया है, 1889 ईस्वी में किया है। और किसमें किया है, अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत ही ज्यादा फेमस प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी है, ज्योग्राफिकल एसेस। तो ज्योग्राफिकल एसेस में किया है। यह सिद्धांत यूएसए के ओयो घाटी के अध्ययन पर आधारित है। अब देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो डेविस ने भूदृश्य संरचना प्रक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया है, आपको याद रखना है 1889 ईस्वी में किया है। और देखिए डेविस ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन का जो जिक्र किया है, प्रतिपादन किया है, किस पुस्तक में किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो ज्योग्राफिकल एसेस पुस्तक में किया है, ये आपको याद रखना है। गाइस देखिए यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए अपर्दन चक्र की अवस्था, अपर्दन चक्र की कौन कौन सी अवस्था है। तो डेविस के अनुसार स्थल खंड के उत्थान की क्रिया अचानक और अत्यंत लघुकालीन क्रिया होती है। डेविस के अनुसार जो स्थल खंड के उत्थान की क्रिया है, ठीक है, स्थल खंड के उत्थान की क्रिया है, वो अचानक और अत्यंत लघुकालीन क्रिया होती है। उत्थान की क्रिया के समाप्ति के बाद ही अपर्दन इरोजन का कार्य प्रारंभ होता है। क्या होता है, उत्थान की क्रिया के समाप्ति के बाद, यानी कि जब उत्थान की क्रिया समाप्त हो जाती है उसके बाद ही अपर्दन का कार्य प्रारंभ होता है, इरोजन का कार्य प्रारंभ होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा कि उत्थान की क्रिया के समाप्ति के बाद ही अपर्दन का कार्य प्रारंभ होता है। और अपर्दन की जो 3 अवस्थाएं हैं जो डेविस ने बताई हैं, युवा अवस्था, 3 अवस्था कौन कौन सी है, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था। तो तीनों अवस्थाओं को हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए जो युवा अवस्था है, इस अवस्था में तलीय अपर्दन लंबित इरोजन का कार्य होता है, यानी कि जो तलीय अपर्दन है, यानी कि जो ग्राउंड लेवल का इरोजन है, वो क्या होता है, लंबित इरोजन होता है। क्या होता है, लंबित इरोजन का कार्य करता है। और इस युवा अवस्था के बढ़ते उच्चावच का काल होता है। मतलब क्या होता है, जो युवा अवस्था का जो बढ़ता उच्चावच होता है, क्या होता है, काल होता है। और इसके अंत में क्या होता है, सर्वाधिक उच्चावच पाया जाता है। यानी कि युवा अवस्था में क्या होता है, देखिए जो युवा अवस्था का जो प्रारंभिक स्तर होता है वहां पे बहुत कम अपर्दन होता है, मतलब बहुत ही धीमा होता है, बहुत ही कम होता है, धीमा होता है। जैसे जैसे युवा अवस्था आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे क्या होता है, तेज होता है, अपर्दन क्या होता है, बहुत ज्यादा होने लगता है। और देखिए अंत में क्या होता है, युवा अवस्था के अंत में क्या होता है, युवा अवस्था के अंत में क्या होता है, जो अपर्दन रहता है वो क्या हो जाता है, सर्वाधिक उच्चावच हो जाता है, यानी कि बहुत तेज होता है, बहुत तीव्र और बहुत तेज हो जाता है, उच्चावच हो जाता है। साथ ही साथ देखिए इस अवस्था के अंत में प्रारंभिक धरातलीय पूरी तरह समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि धरातल का जो प्रथम स्तर होता है, जो पहला स्तर होता है, धरातल का जो पहला स्तर होता है, अपर्दन के बाद, देखिए अपर्दन के होने के बाद, अपर्दन के आने के बाद जो धरातल का प्रथम यानी कि प्रारंभिक स्तर रहता है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। क्या होता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। समझ गए ना आप युवा अवस्था।
अब देखिए युवा अवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या विशेषता है। तो ये क्या होता है, गहरी और सांकरी विंड्स बनाती है, गहरी और सांकरी विंड्स बनाती है, इसमें विकास होता है, गहरी सांकरी और विंड्स का विकास होता है, यानी कि गार्ज और कैनियन का विकास होता है, गार्ज और कैनियन बनाती है। तीव्र शिखर अपरदन के कारण नदियों का अपहरण होता है, यानी कि तीव्र शिखर और अपरदन के कारण क्या होता है, नदियों का अपहरण होता है। और यहां पर क्या होता है, जल गर्तिकाओं यानी कि ग्लेशियर्स का निर्माण होता है, जल गर्तिकाओं और जो ग्लेशियर्स होते हैं उनका निर्माण होता है, हिमनद का निर्माण होता है। और देखिए इंटरलॉकिंग स्पर्स यानी कि आपस में जटिल पहाड़ी क्या बनाती है, मालाएं बनाती है, मालाओं का निर्माण होता है। जैसा कि आपने देखा होगा इस तरह के पहाड़ आपको अधिकतर देखने को मिलते हैं पहाड़ों में, हिमाचल उत्तराखंड में इस तरह के पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, इंटरलॉकिंग कहा जाता है। ये आपस में मिली होती है, इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होती है, इसी को क्या कहा जाता है, इंटरलॉकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरलॉकिंग कहा जाता है। तो ये कहाँ होता है, युवा अवस्था में ये होता है, यानी कि पहाड़ों का इंटरलॉकिंग होता है, आपस में मिलते हैं पहाड़ क्या करते हैं, अपने आप में मालाओं का निर्माण करते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। और रैपिड्स वाटरफॉल यानी कि झरने और जलप्रपात का निर्माण करता है, यानी कि इसकी विशेषताएं हैं, झरनों का निर्माण करता है, जलप्रपात का निर्माण करता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ आ गया ना। अब है प्रौढ़ अवस्था। क्या है प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था इस अवस्था में क्या होता है, तलीय अपरदन की तुलना में पार्श्व अपरदन क्या होते हैं, लटकते हुए इरोजन की क्रिया अधिक तेजी से होती है। प्रौढ़ अवस्था में क्या होता है, जो तलीय अपरदन की तुलना में जो पार्श्व अपरदन होता है वो लटकते हुए इरोजन की क्रिया अधिक तेजी से करते हैं। ठीक है, जो लटकते हुए, जैसे कि ये पहाड़ है, यहां से जो इरोजन होगा, ये लटकता हुआ होगा। क्या होगा, लटकता हुआ होगा। तो यहां पर तेजी से क्रिया होती है लटकते हुए इरोजन की। और देखिए अंत में क्या होता है, प्रौढ़ अवस्था में घटते उच्चावच का काल होता है, अतः प्रौढ़ अवस्था घटते हुए उच्चावच का काल होता है। इसकी जो प्रौढ़ अवस्था की जो विशेषता है, देखिए चौड़ी वाली विंड्स यानी कि ब्रॉड वैली बनाती है, चौड़ी वाली विंड्स यानी कि ब्रॉड वैली बनाती है। और मंद ढाल, देखिए मंद ढाल होता है, इसमें मंद ढाल होता है, नदियों का विस्तरण होता है। और घाटी की तली का विस्तार, यानी कि देखिए विस्तार का मतलब है घाटी की तली फैलती है अपने आप में। देखिए घाटी की तली क्या होती है, फैलती है, यानी कि इसमें चौड़ी होती है। और निक्षेपण की क्रिया का प्रारंभ होता है, निक्षेपण की क्रिया का क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो प्रौढ़ अवस्था आपको समझ आया ना अच्छे से, प्रौढ़ अवस्था आपको प्रौढ़ अवस्था अच्छे से समझ आ गया ना। देखिए इसमें ढाल क्या होता है, मंद होता है। जो ढाल होता है, जो ये ढाल होता है वो क्या होता है, बहुत ही मंद होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब देखिए बाढ़ का मैदान का निर्माण होता है। प्रौढ़ अवस्था में क्या होता है, बाढ़ का मैदान का निर्माण होता है, गोकुर झील और ओकी झील का निर्माण होता है। गोकुर झील और ओकी झील का निर्माण किसमें होता है, प्रौढ़ अवस्था में होता है, याद रखिएगा। और देखिए प्राकृतिक तटबंध, जो प्राकृतिक तटबंध होते हैं, नेचुरल लेवीज का निर्माण होता है, प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है, नेचुरल लेवीज का निर्माण होता है प्रौढ़ अवस्था में। अब है देखिए वृद्ध अवस्था। क्या है वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था देखिए इस अवस्था में क्या होता है, ढाल अत्यंत ही कम हो जाती है। वृद्ध अवस्था में क्या होता है, जो ढाल होता है बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। और नदी की जो अपरदन क्षमता है, यानी कि जो अपरदन इरोजन करने की जो क्षमता है, नदी का जो अपरदन की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है वृद्ध अवस्था में। और समस्त क्षेत्र नीचे और लगभग समतल मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं। जो कंप्लीट पूरा क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, मैदान का या समतल का या पहाड़ का कोई भी जो समस्त क्षेत्र है वृद्ध अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। खासकर जो नीचे का हिस्सा होता है वो क्या होता है, समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है।
जिसे पेनीप्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेलिने यानी कि पेनीप्लेन कहा जाता है। अब देखिए पेनीप्लेन क्या है? पेनीप्लेन वास्तव में समतल धरातल का मैदान नहीं है। पेनीप्लेन क्या है? वास्तव में समतल धरातल का मैदान नहीं है, बल्कि क्या है? एक उर्मिल निम्न भूमि है। क्या है? एक उर्मिल निम्न भूमि है जिसमें यत्र तत्र प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों के रूप में मौजूद रहते हैं। पेनीप्लेन में क्या होता है? समझ गए ना आप? इसमें क्या होता है? यत्र तत्र प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष, प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीले मौजूद रहते हैं पेनीप्लेन में। ठीक है, धरातल के जो समतल का जो धरातल का मैदान नहीं, बल्कि एक उर्मिल निम्न भूमि है पेनीप्लेन। आप याद रखिएगा इस बात को, जिसे क्या कहा जाता है? मोनोडोनॉक यानी कि तया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोडोनॉक कहा जाता है। डेविस के द्वारा पेनीप्लेन को यानी कि पेनीप्लेन को जिसमें अवशेष टीले मिलते हैं, अवशेष टीले मौजूद हैं, क्या कहा जाता है पेनीप्लेन के द्वारा? तो मोनोडोनॉक कहा जाता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिए, मोनोडोनॉक को याद रखिएगा। इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए उत्थित स्थलखंड अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा अथा एक संप्राय समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है? विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद वृद्ध अवस्था में क्या होता है? विभिन्न अवस्थाओं के गुजरने के बाद लास्ट जो अवस्था होती है, अंतिम जो अवस्था होती है, वो कौन सी होती है? वृद्ध अवस्था होती है। इसमें अपर्दन की क्रिया द्वारा एक संप्राय समतल मैदान का निर्माण होता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है, समतल मैदान का निर्माण होता है। अब देखिए किर्कमेन, गाइस देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यहां से आपको याद रखना है और समझना भी है। किर्कमेन ने पेनीप्लेन की जगह पेनप्लेन शब्द का प्रयोग किया था। बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा कि किर्कमेन ने पेनीप्लेन की जगह, देखिए किर्कमेन ने पेनीप्लेन की जगह किस शब्द का प्रयोग किया था? आपको याद रखना है पेनप्लेन शब्द का प्रयोग किया था, पेनप्लेन शब्द का प्रयोग किया था। यहां से क्वेश्चन बनते हैं और मतलब बहुत बार बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। अब देखिए नदियां भूतल पर अपर्दन द्वारा समतल स्थापित करने वाली शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए मैं पढ़ इसलिए रहा हूं क्योंकि यहां पर पढ़ना भी बहुत जरूरी है, समझना भी बहुत जरूरी है और हमें याद भी रखना है। ठीक है, मैं आपको मेंशन भी कर रहा हूं कहां कहां पर आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जो नदियां हैं वो भूतल पर अपर्दन द्वारा, जो भूतल है भूतल पर अपर्दन द्वारा समतल स्थापित करने वाली जो शक्तियां हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्या है? वृद्ध अवस्था। समझ गए ना? जैसे कि अभी हमने वृद्ध अवस्था को पढ़ा था। नदी द्वारा संपादित अपर्दन चक्र को अपर्दन का सामान्य चक्र यानी कि नॉर्मल साइकिल इरोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन कहा जाता है। अब देखिए अपर्दन चक्र से संबंधित कुछ अन्य विद्वानों की संकल्पना हम पढ़ेंगे, जैसे कि एलसी किंग ने क्या दिया था? पेडिप्लेनेशन दिया था। याद रखिएगा पेडिप्लेनेशन किसने दिया था? एलसी किंग ने दिया था। ठीक है, यहां से सारा कुछ आपको याद रखना है। एलसी किंग ने क्या दिया था? पेडिप्लेनेशन दिया था। और सीएच किर्कमेन ने क्या दिया था? सीएच किर्कमेन ने क्या दिया था? पेनीप्लेनेशन दिया था। क्या दिया था? सीएच किर्कमेन ने पेनप्लेनेशन दिया था। और एलसी ने क्या दिया था? किंग ने क्या दिया था? एलसी किंग ने क्या दिया था? किंग ने पेडिप्लेनेशन दिया था। क्या दिया था? पेडिप्लेनेशन। और सीएच किर्कमेन ने क्या दिया है? पेनप्लेनेशन दिया है। क्या दिया है? पेनप्लेनेशन। याद रखिएगा इसको अच्छे से भाई। एलसी किंग ने, देखिए एलसी किंग ने क्या दिया था? पेडिप्लेनेशन दिया है। पेडिप्लेनेशन याद रखिए, यहां पर लिखा हुआ है पेडिप्लेनेशन। ठीक है, पेडिप्लेनेशन लिखा हुआ है। और सीएच किर्कमेन ने क्या दिया है? पेनप्लेनेशन दिया है। किर्कमेन ने पेनप्लेनेशन दिया है। अब देखिए पशु एवं थॉम्स ने क्या दिया है? सवाना का अपर्दन चक्र दिया है। यह क्वेश्चन इस बार यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था। थॉम्स ने क्या दिया था? पशु एवं थॉम्स ने क्या दिया था? तो सवाना का अपर्दन चक्र दिया था। ठीक है, सवाना का अपर्दन चक्र दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? सवाना साइकिल ऑफ क्रोशन कहा जाता है, यानी कि इट्स प्लेन भी कहा जाता है। इट्स प्लेन भी कहा जाता है। इट्स प्लेन भी कहा जाता है सवाना साइकिल ऑफ क्रोशन को। ठीक है, क्रोशन को। तो पुश एवं थॉम्स, मैं पशु कह रहा हूं, पुश एवं थॉम्स ने क्या दिया है? सवाना का अपर्दन चक्र दिया है। यह क्वेश्चन इस बार पूछा गया था।
और मैरी मोरिशावा, देखिए मैरी मोरिशावा ने क्या दिया था, टेक्नो जियोमेट्री मॉडल दिया था। ये क्वेश्चन भी इस बार यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। मैरी मोरिशावा ने क्या दिया था, टेक्नो जियोमेट्री मॉडल दिया था, ठीक है। और समलिचिट यानी कि समलिचिट ने क्या दिया था, एपिसोडिक इरोजन थ्योरी दिया था। एपिसोडिक इरोजन थ्योरी दिया गया था, जिसे क्या कहा जाता है, अवरोधात्मक इरोजन सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवरोधात्मक इरोजन सिद्धांत कहा जाता है। अवरोधात्मक इरोजन सिद्धांत यानी कि एपिसोडिक इरोजन थ्योरी कहा जाता है, जो समलिचिट ने दिया था। और लॉशन ने क्या दिया था, पेन फैन दिया था। इसको याद रखिएगा, इसको भी बहुत बार पूछा गया है कि लॉशन ने क्या दिया है, पेन फैन दिया है। गाइस देखिए यूजीसी नेट में एग्जाम में क्या होता है, ज्योग्राफी के यूजीसी नेट एग्जाम में क्या होता है, बहुत बार सारे आपसे पूछ लिए जाते हैं मिलाने वाले फॉर्म में, मिलाने वाले पैटर्न में। सारे जो यहाँ पर दिए गए हैं, सारे जो सिद्धांत दिए गए हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, मिलाने वाले पैटर्न में पूछे जाते हैं। जैसे एलसी किंग ने क्या दिया था, सीएच क्रिकमे ने क्या दिया था, पुश थॉम्स ने क्या दिया था, मैरी मोरिशावा ने क्या दिया था, तो आपको मिलाने होंगे, ठीक है। लॉशन ने क्या दिया था, जैसे कि पेन फैन लॉशन ने दिया है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पैंक ने अपनी पुस्तक, पैंक की जो फेमस पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। पैंक की जो फेमस पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो अपरदन चक्र इरोजन साइकिल की संकल्पना का प्रतिपादन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स में क्या किया जाता है, अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। यानी पैंक ने अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन कहां किया था, किसमें किया था, तो अपनी फेमस पुस्तक है, जो प्रसिद्ध पुस्तक है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म में किया था अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन। इसको अच्छे से याद रखिएगा गाइस, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि पैंक ने, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि पैंक की सबसे फेमस पुस्तक कौन सी है, तो आपको याद रखना है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। और देखिए पैंक ने जो अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन कहाँ किया था, किसमें किया था, किस पुस्तक में किया था, किस पुस्तक में दिया था, तो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स में दिया था। पैंक ने भूदृश्य यानी कि लैंडफॉर्म्स का निर्माण, उत्थान की दर, रेट ऑफ अपलिफ्ट एवं कटाव की दर, रेट ऑफ इरोजन से निर्धारित होता है। यानी कि देखिए पैंक के अनुसार, पैंक के द्वारा या पैंक के अनुसार भूदृश्य का निर्माण यानी कि लैंडफॉर्म्स का निर्माण, उत्थान की दर यानी कि रेट ऑफ अपलिफ्ट, देखिए सॉरी अपलिफ्ट नहीं है, अपलिफ्ट है, तो देखिए निर्माण उत्थान की दर, रेट ऑफ अपलिफ्ट द्वारा कटाव की दर, रेट ऑफ इरोजन से निर्धारित होता है। और पैंक ने क्या किया था, अपरदन चक्र के प्रारंभ होने के लिए एक नीची आकृति विहीन मैदान की कल्पना की, जिसे प्राइमर रंप कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है, यहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं कि पैंक ने प्राइमर रंप किसे कहा है। तो देखिए आकृति विहीन मैदान की कल्पना की थी पैंक ने, उसी को क्या कहा जाता है, आकृति विहीन मैदान की कल्पना को क्या कहा था पैंक ने, प्राइमर रंप कहा था। क्या कहा था, प्राइमर रंप कहा था। क्या कहा था, प्राइमर रंप कहा था। और निम्नीकरण के अंतिम में जो मैदान प्लेन बनता है, उसे पैंक ने क्या कहा था, एंड्रप कहा था। यानी कि जो निम्नीकरण के अंत में जो अंतिम मैदान प्लेन बनता है, अंतिम मैदान का जो प्लेन बनता है, उसे पैंक ने क्या कहा था, एंड्रफ कहा था। इसका रूप डेविस के पेनी प्लेन से मिलता जुलता है। इसका रूप देखिए, जो प्राइमर रंप हो गया, यानी कि जो इरोजन साइकिल की थ्योरी हो गई, और जो एंड्रफ हो गया, ये सारा कुछ देखिए इसका रूप किससे मिलता है, डेविस के पेनी प्लेन से मिलता जुलता है। खासकर जो एंड्रफ है, एंड्रफ का रूप खासकर जो डेविस के पेनी प्लेन से मिलता जुलता है।
इस बात को याद रखिएगा। एंड्रेव का जो रूप है वो डेविस के पेनिप्लेन से मिलता जुलता है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए पेंक से उत्थान को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पेंक ने उत्थान को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहले है ऑफ स्टडी जिंटे क्या है, इनविकुलम ऑफ स्टडी जिंटे इनविकुलम, देखिए इनविकुलम, देखिए यहां तीव्र उत्थान की अवस्था है। क्या है, तीव्र उत्थान की अवस्था है। इसमें घाटियों की जो ढाल होती है वो क्या होती है, उत्तल होती है। क्या होती है, उत्तल होती है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। ऑफ स्टडी जिंटे इनविकुलम में जो कि पेंक के 3 अवस्था है, ये पहली अवस्था है जिसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो घाटियों की जो ढाल होती है वो कैसी होती है, उत्तल होती है। कैसी होती है, उत्तल होती है। अब देखिए ग्लिक फार्मिंग इंटरलुंग, इस अवस्था में क्या होता है, उत्थान और अपरदन की क्रिया समान गति से होती है। इस अवस्था में उत्थान और अपरदन की क्रिया क्या होती है, समान गति से होती है, जिसके फलस्वरूप घाटी की ढाल क्या होती है, समान होती है, जिसे यूनिफॉर्म कहा जाता है। ठीक है। अब है एवस्टिजिंट इंटिकुलम, इस अवस्था में उत्थान घटती दर से होती है। इस अवस्था में उत्थान क्या होता है, घटती दर से होता है। फलस्वरूप इस अवस्था में घाटी की ढाल अवतल यानी कि कॉन्वेक्स होती है। सॉरी कॉन्वेक्स कह रहा हूं मैं, कॉनवेव लिखा हुआ है, ये कॉनकैव लिखा हुआ, सॉरी कॉनकैव लिखा हुआ है, ये कॉनवेव नहीं है, कॉनेक्स भी नहीं है, कॉनवेव है, सॉरी कॉनकैव है। तो देखिए एवस्टिजिंट एंटिकुलम में इस अवस्था में उत्थान घटती दर से होता है। फलस्वरूप इस अवस्था में घाटी का ढाल क्या होता है, अवतल होता है, जिसे क्या कहा जाता है, कॉनकैव कहा जाता है। पेंक के अपरदन चक्र की 5 दशाएं हैं। इन 5 दशाओं को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। बस देखिए जो 5 दशाएं हैं इनको समझना है और देखिए इनको याद रखना है। कॉन्वेक्स क्या हो, कब कहा गया था, कौन से स्टेज में था और क्या होता है, यूनिफॉर्म कब कहा गया था, क्या होता है, और कॉनकैव क्या होता है, किस अवस्था में कहा गया था। ठीक है। अब इसकी जो 5 अवस्था है, इसको पढ़ लेते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे। तो इस दशा में प्राइमर रंप के उत्थान के साथ साथ अपरदन की प्रारंभ होता है। देखिए इस दशा में प्राइमर रंप के उत्थान के साथ साथ अपरदन भी प्रारंभ होता है, परंतु अपरदन की अपेक्षा उत्थान अधिक तीव्र गति से होता है। अपरदन की अपेक्षा उत्थान क्या होता है, अधिक तीव्र गति से होता है। फलस्वरूप निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होती है। फलस्वरूप क्या होता है, लाइट चली गई ना, इस वजह से दिक्कत हो रही है। देखिए फलस्वरूप निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होती है। अपरदन की क्रिया चोटियों की अपेक्षा घाटियों में अधिक तेजी से होती है। फलस्वरूप उच्चावच में वृद्धि होती है। कहने का मतलब यह है, जो प्रथम अवस्था है, पहली अवस्था है, इस दशा में प्राइमर रंप के उत्थान साथ साथ अपरदन भी प्रारंभ होता है। अपरदन की अपेक्षा उत्थान अधिक तीव्र गति से होता है। फलस्वरूप निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होती है। अपरदन की जो क्रिया होती है वो चोटियों की अपेक्षा घाटियों में अधिक तेजी से होती है। इसका फलस्वरूप क्या होता है, उच्चावच में वृद्धि होती है। अब देखिए द्वितीय अवस्था, इसमें क्या होता है, उत्थान की जो दर है अपरदन की दर से अधिक होने के कारण क्या होता है, निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होती है। जो निरपेक्ष ऊंचाई है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। चोटियों एवं घाटियों में कटाव की दर एक समान होने के कारण उच्चावच क्या होता है, स्थिर होता है। और जो तृतीय दशा है, उत्थान अपरदन की दर बराबर होती है। फलस्वरूप क्या होता है, निरपेक्ष ऊंचाई स्थिर होती है। तृतीय दशा में क्या होता है, उत्थान और अपरदन की दर बराबर होती है। क्या होती है, उत्थान और अपरदन की दर बराबर होती है। फलस्वरूप निरपेक्ष ऊंचाई स्थिर होती है। इस अवस्था के अंत में उत्थान समाप्त हो जाता है। इसमें थर्ड दशा में, तीसरी दशा में उच्चावच क्या होता है, उच्चावच भी स्थिर होता है। अब है चतुर्थ दशा, उत्थान के समाप्त होने एवं अपरदन के कारण निरपेक्ष ऊंचाई में कमी आने लगती है और उच्चावच क्या होता है, स्थिर होता है। अब है पंचम अवस्था, पार्श्ववर्ती अपरदन की तेजता के कारण जल क्या होता है, विभाजक की चोटियों का क्या होता है, तेजी से अपरदन होने लगता है।
और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, निरपेक्ष ऊंचाई एवं उच्चावच दोनों में ही कमी आने लगती है। ठीक है, ये हमें देखिए जो पांचों दशाएं इसको पढ़ना है और समझना है, बाकी इसमें याद करना जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां से आपको याद रखना है, यहां से भी याद रखना है, यहां से भी आपको याद रखना है, ठीक है, यहां से भी और यहां से भी, बाकी सारा कुछ समझना है, याद रखना है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया ना। सो गाइस देखिए आपको क्या करना है, ये इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, सर्च करना है दिस इज स्टडी, और टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।